1935 एक्ट पे, ठीक है, पहुंच गए। ये भी इंडिया के गवर्नमेंट का एक्ट था, ठीक है। इसमें भी इंडिया की गवर्नमेंट जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई थी, इसीलिए इसे भी कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिसे हम कहते हैं द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, और एक ये है 1935 का एक्ट, ठीक है। दोनों जो इंडिया के गवर्नमेंट है ना उसी के जो है ना रिलेटेड आए थे वो। मतलब इंडिया के जो गवर्नमेंट है ना उसको बनाने के लिए आए थे। तो ये टॉपिक भी जो है मैंने उन्हीं हेडिंग्स में पढ़ाना है। पहले टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है, इनकी सब हेडिंग्स के साथ। उसके बाद एंड में क्वेश्चन हैं वो भी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। तो टॉपिक्स में सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स पढ़नी है, ये कंटेंट्स को छोड़ दो, डिटेल्स जो है ना वो याद रख लेनी है उससे। फिर इंडियन रिएक्शन, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं ना मैं ज़्यादातर इन्हीं जो सब हेडिंग्स हैं ना, सब टॉपिक्स इन्हीं के साथ पढ़ाता हूँ। ये बैकग्राउंड, डिटेल्स और इंडियन रिएक्शन वगैरह इम्पोर्टेंस, क्योंकि ताकि जो बच्चे हैं ना उनको सारी आसानी हो जाए, ठीक है, याद वगैरह करने में मुश्किल ना लगे। इसीलिए जो है ना जो मैंने सब टॉपिक्स रखे हुए हैं वो सेम रखे हुए हैं, कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से याद रहे कि किस जो है ना इवेंट में क्या क्या कुछ हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। तो बैकग्राउंड इसका क्या था कि जो डिटेल्स थी ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, इससे पहले हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पढ़े थे, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में क्या हुआ था, उनमें मतलब है, देखो उससे पहले आई थी सैमन कमीशन रिपोर्ट, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर जिन्ना 14 पॉइंट्स वगैरह। मतलब इन सब का जो था ना, ये सारे थे फेलियर्स, ठीक है। क्योंकि ना ही ब्रिटिशर्स जो है ना मुस्लिम्स की इंडियंस की बात मानने के लिए तैयार थे, ना ही जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स की बात मानने के लिए तैयार थे। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अगर इसकी ज़्यादा डिटेल चाहिए ना तो ये जो मेरी साइमन कमीशन वगैरह वाली रिपोर्ट्स हैं और वीडियोज़ हैं ना वो आप जाके देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगी अगर आपको नहीं पता। तो मतलब है ना वो ब्रिटिशर्स इंडियंस की बात मानने को तैयार थे, जो उन्होंने मतलब अमेंडमेंट्स दी थी। ना ही जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स की जो रिपोर्ट है साइमन रिपोर्ट उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि भाई सारी जो इंडियन कम्युनिटीज़ है ना उनको गैदर करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है ना हम वो होल्ड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना जितने भी इंडियंस हैं जो बात होगी उनके सामने होगी, सारी कम्युनिटीज़ के सामने होगी। जिस कम्युनिटी को अपने ख़िलाफ़ जो बात लगी वो उधर ही बोल के मतलब है उसकी कभी हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और मतलब है इन सब की गैदरिंग में हम एक जो है ना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट जो है ना वो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये थे रीज़न राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को जो है ना होल्ड करने के पीछे, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में काफ़ी सारी जो है ना कंक्लूजन्स भी हुई थी कि इंडिया जैसे कि फेडरेशन होगी और क्या क्या होगी, ठीक है। और भी बहुत सारी इसमें जो है चीज़ें थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। तो वही जो डिटेल्स थी ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की वो, और साथ ही साथ ब्रिटिश के कुछ और प्रपोजल्स थे वो उन्होंने खुद से ऐड किए थे, ठीक है। इंडियंस वगैरह ने एक्सेप्ट नहीं किया था उसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, ठीक है। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में सारा कुछ एक्सेप्ट हुआ था, और जो ब्रिटिश के खुद ही से जो उन्होंने प्रपोज किए थे अमेंडमेंट्स वगैरह, ठीक है, उनको जो है ना एक वाइट पेपर की तरह पब्लिश किया गया, ठीक है। दे वर पब्लिश्ड एज अ वाइट पेपर मार्च 1933 में। वाइट पेपर में बताता हूँ क्या होता है, ये इधर आ जाते हैं, ये देख लीजिए वाइट पेपर, इसे पढ़ लीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगी ये है क्या, ठीक है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। ये एज अ वाइट पेपर पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये डिस्कस हुई थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। दिसंबर 1934 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जो वाइट पेपर था ना ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको दिसंबर 1934 में डिस्कस किया था, और 1-2 महीने के बाद इसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद जो है ना फिर अगस्त 1935 में जो है ना ये जो बिल था, ये जो वाइट पेपर था ना, ये बन गया थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो ये पूरा हो गया बैकग्राउंड 1935 जो एक्ट है उसका। अभी हम डिटेल्स पढ़ते हैं। तो वही चीज़ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कंक्लूड हुई थी, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कंक्लूड हुआ था कि जो इंडिया है ना वो एक फेडरेशन होगी, ठीक है। उसमें ये इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली होती क्या है, इसका मतलब है कि जो पावर्स हैं ना यानी कि एक स्टेट की, और स्टेट को जो रन करने के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना,
जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर्स लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर सॉरी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि सेंट्रल मिनिस्टर्स लेते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रोविंशियल मिनिस्टर्स लेते हैं, जैसे कि प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बस समझ जाओ, ठीक है। अभी प्रोविंशियल मिनिस्टर उस वक्त मुझे नहीं पता है कि सारे प्रोविंसेस में कौन कौन से मतलब प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते थे, लेकिन जैसे सब्जेक्ट्स की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सब्जेक्ट्स जैसे सेंट्रल जो वो होती थी ना लेवल, उसमें सब्जेक्ट्स ज़्यादातर होते थे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वगैरह, ठीक है। प्रोविंशियल लेवल में समझ लो प्रोविंशियल डेवलपमेंट वगैरह ये सारी होती थी ना, प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स वगैरह ना उनके हाथों में, ठीक है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना ये सारे एक स्टेट को रन करने के लिए, उन सब्जेक्ट्स की डिवीज़न सेंट्रल और जो प्रोविंशियल लेवल है ना, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है ना, उनके बीच में उन सब्जेक्ट्स की डिवीज़न को कहा जाता है एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये होती है एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी सेंट्रल जो लेवल है उसमें जो मिनिस्टर्स आ जाते हैं उन्हें हम प्राइम मिनिस्टर वगैरह कहते हैं, और जो प्रोविंशियल लेवल पे मिनिस्टर्स हैं उन्हें प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ही कहते हैं। जैसे कि इधर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के प्रोविंशियल मिनिस्टर्स अलग होंगे, पंजाब का अलग होगा, ठीक है। बलूचिस्तान का अलग प्रोविंशियल मिनिस्टर होगा, जो उसको मतलब है उनके बलूचिस्तान के अफेयर्स वगैरह रन करेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है ना ये कंक्लूड हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि जो है ना फर्स्ट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी इंडिया में। ये पहला पॉइंट। दूसरा ये कि सेंट्रल लेवल पे एक और काम हुआ था कि जो पार्लियामेंट है वो एक बाय कैमरल पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। बाय कैमरल सेटअप आया था पार्लियामेंट का, ठीक है। बाय कैमरल मीन्स के दो हाउसेज होंगे, एक होगा अपर हाउस, एक होगा लोअर हाउस। अपर हाउस होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोअर हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और ये जो दोनों है ना, ये पहले भी जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना 1919 वाला, उसमें भी ये थी चीज़ें, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और ये लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स उसमें बाय कैमरल सेटअप ही था। लेकिन जो ये है ना ये वाला एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस एक्ट की एक जो फीचर है कह सकते हो वो ये है कि इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, इनकी जो मेंबरशिप है ना वो भी इंक्रीज़ कर दी गई थी, ठीक है। ज़्यादा इंडियंस जो है ना इंडियंस को ज़्यादा शेयर दे दिया गया था, ये बात है। और अभी हम प्रोविंशियल लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रोविंशियल लेवल में क्या हुआ था कि जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स वगैरह थे ना, ठीक है, और जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ थी ना, उनमें जो है ना इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है। ये कंक्लूड हुआ था इस क्या नाम है 1935 जो बिल है एक्ट के बिल में, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ रिज़र्व सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, वो वाइसरॉय के पास है। वाइसरॉय कह सकते हो कि इंडिया में ना उस वक्त सेंट्रल लेवल पे था, ठीक है, हेड ऑफ़ द स्टेट कह सकते हो वाइसरॉय ना। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वगैरह, ये सारे जो होते थे ये वाइसरॉय के पास होते थे। और जो सेंट्रल लेवल में जो कैपिटल होता था ना, जैसे कि इधर इस्लामाबाद है, ठीक है। तो इस्लामाबाद की जो डेवलपमेंट वगैरह है ना वो सारी किसके हाथों में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में, ठीक है। लेकिन जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट है ना वो सारी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स वगैरह मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इधर भी वही चीज़ थी। ये जो सब्जेक्ट्स डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वगैरह ये वाइसरॉय के पास थे, बाकी जितने भी थे वो प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स वगैरह थे ना उनके पास थे। इधर एक और चीज़ हुई थी कि जो डायरकी है ना उसको शिफ्ट कर दिया गया था प्रोविंशियल लेवल से सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रेटर जो है ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी इंडियंस को। और ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ना ये डिमांड की थी मुस्लिम्स ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अपोज़ किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल चाहती थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने डिमांड की थी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। मुस्लिम्स ने लेकिन कहा था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मुस्लिम्स की डिमांड जो है एक तरीके से ज़्यादा लीगल लगी ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर ली। और ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रेटर जो है उनको मिल गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पढ़ा था कि 3 न्यू प्रोविंसेस फॉर्म हुए थे, ठीक है। जैसे कि सिंध है, सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दिया था, पहले दोनों एक थे, ठीक है। एनडब्ल्यूएफ को भी सेपरेट कर दिया, उड़ीसा को भी। इन तीनों को जो है ना एक सेपरेट जो है वो बना दिया गया, उसे क्या कहते हैं प्रोविंसेस, ठीक है।
तो ये बात याद रखना, जितनी ज़्यादा प्रोविंसेस होती है ना उतनी ज़्यादा जो है ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है, ठीक है। अगर समझो ये पाकिस्तान है, ठीक है, इसमें राइट नाउ जो है ना 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है। तो करंटली 4 प्रोविंसेस हैं। अगर इसमें एक और प्रोविंस बना दिया जाए जो कि इधर आगे KPK की तरफ, ठीक है, हज़ारा डिस्ट्रिक्ट है, उसको खैबर पख्तूनख्वा से अलग करके एक हज़ारा डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए, ठीक है। और मतलब अलग से प्रोविंस बना दिया जाए उस हज़ारे सूबे को, ठीक है। तो उधर के अलग प्रोविंशियल मिनिस्टर हो, उधर की अलग गवर्नमेंट हो, उधर की जो सारी डेवलपमेंट वगैरह वाले काम हैं और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे उधरी के जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होंगे वही जो है ना वो रन करें, उन्हीं वही मैनेज करें उसको। तो यानी कि इसको फिर कहते हैं ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा जो है ना वो बनाने की ज़रूरत होगी, उसे क्या कहते हैं, प्रोविंसेस। और जितने ज़्यादा फिर हम प्रोविंसेस बनाएंगे ना उतनी ज़्यादा जो है ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी। तो यही जो है ना था कि 3 न्यू प्रोविंसेस जो फॉर्म हो गए ना, उसमें से 2 प्रोविंसेस सिंध और NWP मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। इसके लिए मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी, क्योंकि मुस्लिम्स की जो ऑटोनॉमी थी ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वो इंक्रीज़ हो गई थी मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। और ये जो तीसरा था ना उड़ीसा, ये था हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस, ठीक है। अभी ये थी सारी चीज़ें जो कि जो है ना कंक्लूड हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। अभी हम पढ़ते हैं चीज़ें जो कि ब्रिटिशर्स ने ख़ुद से प्रपोज़ की थी। सबसे पहले तो आ जाते हैं वॉइस रॉय पे, ठीक है। वॉइस रॉय को ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया था इस क्या नाम है बिल के अंदर, हेड ऑफ़ द फेडरेशन। इंडिया की जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, यानी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है कह लो, उसका जो है ना हेड डिक्लेयर कर दिया गया था और उसे स्पेशल पावर्स दे दी गई थी। वो स्पेशल पावर्स क्या थी, उस स्पेशल पावर्स को कहा जाता था एमरजेंसी पावर्स, ठीक है। तो वॉइस रॉय जो था उसके पास भी यही पावर्स थी और जो गवर्नर्स थे ना उनके पास भी यही पावर्स थी, ठीक है। तो इन स्पेशल पावर्स में था क्या बेसिकली, अगर ये देखो ये जो गवर्नमेंट्स हैं गवर्नर्स हैं और ये जो वॉइस रॉय है ना ये सेंट्रल लेवल पे थे, ठीक है। उनको अगर ये जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स वगैरह हैं ये जो भी हरकत वगैरह करते हैं, इनकी अगर कोई करतूत इनको अच्छे ना लगें, जैसे कि कोई प्रोविंशियल मिनिस्टर हो जाए, समझो एक कर लो बंगाल का, ठीक है, उधर का कोई मुस्लिम लगा लो प्रोविंशियल मिनिस्टर। एक कर लो आप मद्रास का, ठीक है, उधर का प्रोविंशियल मिनिस्टर था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, समझ लो, ठीक है, एग्जांपल। तो ये जो 2 प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं ये ज़ाहिर है प्रोविंशियल असेंबलीज़ थी इनकी, ज़ाहिर है उन्हीं से ये इलेक्ट होके आए थे। प्रोविंशियल मिनिस्टर्स प्रोविंशियल असेंबली से ये बने थे। तो अगर ये कोई ऐसी हरकत करेंगे जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ होगी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट करेगी, ये एग्जांपल है, ठीक है, मैं दे रहा हूँ एग्जांपल है, फिर बता रहा हूँ एग्जांपल। ब्रिटिशर्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट करेगी और जो है ना सेल्फ रूल जो है वो अपने लिए जितना ब्रिटिशर्स ने दिया है उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। तो ब्रिटिशर्स के जो ये वॉइसरॉय है ना और गवर्नर्स है ना, ये अपनी एमरजेंसी पावर्स जो है ना यूज़ करके जो है ना ये डिक्लेयर कर देंगे एमरजेंसी। और ठीक है, इनकी जो ये जो बंगाल का वो है ना प्रोविंशियल मिनिस्टर, उसको डिसमिस करके उसकी प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। और साथ ही साथ जो मद्रास के मिनिस्टर होगा प्रोविंशियल मिनिस्टर, उसको भी डिसमिस करके उसकी प्रोविंशियल असेंबलीज़ को, ठीक है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देंगे। तो ये थी बेसिकली एमरजेंसी पावर्स और ये स्पेशल पावर्स वगैरह, ठीक है। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो रियल पावर्स थी वो तब भी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। इस बात से हमें ये पता चलता है और यही एक रीज़न है कि इंडियंस ने इसे क्यों अपोज़ किया, ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ़ वोटर्स हैं ना वो भी इंक्रीज़ कर दिए गए थे। तो अभी 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है ना उसको वोट का जो है ना राइट दे दिया गया था। 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, तो जो मॉडफॉल रिफॉर्म्स में आया था ना उसमें 5.5 मिलियन जो है ना वोटर्स डिक्लेयर कर दिए गए थे आउट ऑफ 250 मिलियन, ठीक है। तो अभी 25% 250 मिलियन का कैलकुलेट कर लो जितना भी होता है, बस लिख दो कि 25% जो है ना टोटल पॉपुलेशन थी उसकी 25% जो है ना उसको वोटिंग करने का जो है ना राइट वो दे दिया गया था। तो ये 25% मेरा ख्याल से तकरीबन 60 कुछ मिलियन बनता है मेरे ख्याल से। तो 60 कुछ आउट ऑफ 60 से ज़्यादा आई थिंक सो 70-75 ऐसे कुछ बनता है आउट ऑफ 250 मिलियन,
नहीं, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन क्या थी यार, मैं खुद भी भूल गया, 200+ मिलियन थी कुछ, तो इतनी 25% इतना ही बनता है, 60, 50, 70, ठीक है। तो ये था 25% ऑफ द पॉपुलेशन थी, टोटल जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, उसमें से 25% जो है ना उनको वोटिंग का जो है वो राइट दे दिया गया। लेकिन एक बात दिमाग में याद रखना कि फिर भी 1/4 जो है ना वो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टिल जो है ना उसको वोट करने का जो है, और अपनी जो उनका जो क्या नाम है लीडर जो वो अपने लिए अपने आप को जिसके पीछे वो छोड़ना चाहते हैं, यानी कि ऐसा लीडर जिसके पीछे उस चीज़ को वो फॉलो करना चाहते हैं, मतलब 1/4 जो पॉपुलेशन थी ना इंडिया की, तो वो ये काम नहीं कर सकती थी, यानी कि वोटिंग नहीं कर सकती थी, ठीक है। ये सारी हो गई डिटेल्स। और ये लास्ट पॉइंट है, इसको छोड़ दो, ये मुझे भी समझ नहीं आया, पता नहीं क्या चीज़ थी। लेकिन ये ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए ना, ये अगर आप लिख दोगे तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। कोई मार्क्स वगैरह डिडक्ट नहीं होने हैं, अच्छे खासे मिल जाएंगे ऊपर वाले जितने भी लिख दोगे, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं ये। अभी आ जाते हैं इंडियन रिएक्शन पे। तो भाई देखो, ये याद रखना है कि ज़्यादातर जो हरकतें हुई हैं ना, एक्सेप्ट ऑफ दैट, वो क्या था जो आया था, हाँ, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस करवाया था ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रमसे मैकडोनल्ड ने, ठीक है। वो उसकी पिछली वीडियो में है, वो नहीं पता आपको क्या है, तो उस वीडियो में जाके देख लो। तो वो जो चीज़ थी ना उसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था। लेकिन इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे ना, उसमें दोनों मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम एक ही था, रिजेक्ट करना। जो भी ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस करते हैं उसको रिजेक्ट करो। सिर्फ वो कम्युनल अवार्ड ही था जो कि मुस्लिम लीग ने जो है एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था। तो इनका काम यही है। तो ये जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, और क्रिटिसाइज़ किया। नेहरू ने इसे कहा चार्टर ऑफ स्लेवरी, ठीक है। चार्टर ऑफ स्लेवरी, ये मुझे समझ आ गया कि ये है क्या। चार्टर ऑफ स्लेवरी मतलब जो ब्रिटिशर्स कहेंगे आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। पहले उन्होंने ज़्यादा शेयर दिया इंडियंस को, वो खुशी खुशी ज़्यादा उन्होंने शेयर ले लिया, ठीक है। सारी गवर्नमेंट में मतलब रिप्रेजेंटेशन दी उनको, गवर्नमेंट के जितने भी अफेयर्स थे उनमें जो है ना ज़्यादा बोलने चालने के जो है ना वो राइट मिला, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो है ना उन्होंने जो ये स्पेशल पावर्स, इमरजेंसी पावर्स वगैरह दे दी ना उनको, क्या नाम है, ये वाइस रॉय को, जो गवर्नर्स हैं उनको ना, तो इससे ये पता चलता है ना कि जो इंडियंस थे ना वो एक्चुअली इनके स्लेव्स ही थे, ठीक है। मतलब है वो कुछ कर नहीं पाते थे। जैसे कि होता है ना कि एक जो होता है स्लेव का जो ऑनर होता है, मालिक होता है, ठीक है। तो वो कोई भी काम करता है, स्लेव को आगे से ना चुप हो के या तो उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है, या तो मतलब है जो मालिक कर रहा है ना उसको देखना होता है, उसको कुछ कर नहीं सकता स्लेव, ठीक है। इस तरह जो इंडियंस थे ना, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे जो भी एक्ट है जो कुछ है, तो इंडियंस जो थे ना उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता था। रिजेक्ट वो करते थे लेकिन उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता था, अनविलिंगली वो एक्सेप्ट कर लेते थे उसे, ठीक है। तो इसीलिए उनका यही हालत थी, ठीक है, स्लेव्स वाली। तो इसीलिए इसे कहते हैं चार्टर ऑफ स्लेवरी। और साथ ही साथ इसने, नेहरू ने इसको और डिस्क्राइब किया इस 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। यह मुझे समझ नहीं है इसका मतलब क्या था, कि अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट विदाउट एन इंजन, ठीक है। ये मुझे समझ नहीं है इसका कि मीनिंग क्या है, लेकिन लिख दो बस, इतना मुश्किल तो नहीं है इसको रटना, कि मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट विदाउट एन इंजन। ये एक्स्ट्रा मार्क्स आपको लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो है ना ये पॉइंट्स भी इंक्रीज़ करती हैं कि आपने कोट कर दी है किसी की बात वगैरह, ठीक है। और थोड़ा इंप्रेशन भी डालती है अच्छा, कि हाँ भाई जो बंदा एग्ज़ाम दे रहा है जो, तो मतलब कुछ है वो इंटेलिजेंट टाइप ऑफ बंदा, ठीक है। तो अच्छा इंप्रेशन भी इम्प्लीमेंट करती है। ये हो गया। तो जिना ने क्या बोला था, जिना का कोट है ये, जिना ने कहा था कि जो 1935 एक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये थॉरली रोटन है, फंडामेंटली बैड है और टोटली अनएक्सेप्टेबल है। जिन्होंने ये कहा था, ये भी बहुत इजी है, इसको भी रट लो आराम से। और वो इन्होंने क्यों किया था ये सारा कुछ, क्योंकि अपेरेंटली जो था ना वो ग्रेटर शेयर दिया था, और जो पावर्स दी थी
वो इंडियंस को दी थी, ठीक है। यानी कि उन्होंने काउंसिल, वो जो बैक कैबिनेट पार्लियामेंट्स थी, जो टू हाउसेस थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली, उनमें जो है ना इनकी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ कर दी, मेंबरशिप इंक्रीज़ कर दी। जितने भी सारे काउंसिल्स थे उनमें इनकी मेंबरशिप वगैरह इंक्रीज़ कर दी, इनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी, ठीक है। जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं वो उन्होंने बना लिए, ठीक है। डायरकी जो है, जो कि इंडियंस की ये शिकायत रहती थी हमेशा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ है ये, इसको हटाओ यहाँ से। तो ये इन्होंने जो है ना सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस करा दी, प्रोविंशियल लेवल से जो है ना ये हटा ली, ठीक है। ये वगैरह मतलब ये सारी जो उन्होंने काम किए थे, और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंक्रीज़ की थी, 3 न्यू प्रोविंसेस जो है ना वो फॉर्म करके। तो ये जो सारी चीज़ें इन्होंने अपेरेंटली जो है ना वो ग्रेटर शेयर दिया था, और जो पावर्स दी थी वो इंडियंस को दी थी। लेकिन रियल पावर जो थी ना वो स्टिल जो है ना ब्रिटिशर्स के पास थी, यानी कि वॉइसरॉय के पास और गवर्नर्स के पास, क्योंकि वो अपनी एमरजेंसी जो कि उनकी स्पेशल पावर्स थी वो यूज़ कर सकते थे। उनको यूज़ करके अगर उनके मतलब बेनिफिट के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा होता था, तो वो उस उनका हरकतों को जो है ना यानी कि प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ही ज़ाहिर सी बात है कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का हेड तो वाइसरॉय है, वो तो ख़ुद ब्रिटिशर है। तो प्रोविंशियल जो लेवल है उस पर मसला होता है, हो सकता था वो, इसीलिए क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे जो मिनिस्टर्स थे वो इंडियंस थे, ठीक है। तो अगर उन प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो है ना कोई काम ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के अगेंस्ट करते, तो ब्रिटिशर्स जो है ना अपनी इमरजेंसी पावर यूज़ करते हुए इमरजेंसी डिक्लेयर करते, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर था उसको डिसमिस करके उसकी जो गवर्नमेंट है ना, और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल असेंबली है उसको डिसॉल्व कर देते, ठीक है। ये था, इसीलिए जो है ना इंडियंस ने इसे रिजेक्ट किया था। और तीसरा पॉइंट क्या है रिजेक्शन करने का, कि हाँ ये प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ वोटर्स, ओनली 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कुड वोट। ये भी मुझे समझ नहीं आया कि प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन है क्या। लेकिन ये जो अगला है ना कॉमा जो है ना, कॉमे के बाद जो लिखा हुआ है ओनली 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कुड वोट, पीछे वाला छोड़ दो, इसे छोड़ दो। प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ वोटर्स 100, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो। ओनली 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कुड वोट, इस पे आप ना एक अलग सी पैराग्राफ लिख सकते हो, ये बहुत ईजी है। जैसा कि मैंने ऊपर सारा एक्सप्लेन किया कि सिर्फ 25% ऑफ द पॉपुलेशन है ना, यानी कि हाँ 25% ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको जो है वोट करने का जो है वो राइट मिला था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो बाकी रह गया है इंडिया, ठीक है, तो उसमें जो है मतलब बाकी कितने परसेंटेज रह जाती है, 75% आई थिंक सो। हाँ 75%, ठीक है। तो 75% रह जाती है, मतलब वो 75% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको जो है ना वोट्स का राइट नहीं मिला। यानी कि जो लीडर चाहते थे अपने आप को लीड करने के लिए, ठीक है, लीड करवाने के लिए, उनको जो है अपने पसंद के लीडर्स को फॉलो करने के लिए, तो वो जो है ना 75% ऑफ दी बाकी जो पॉपुलेशन है वो उसको जो है ना क्या नाम है वोट नहीं कर सकती थी अपने फेवरेट लीडर को, जिस लीडर को वो पसंद करती थी, ये वो वगैरह, ठीक है। तो इसीलिए भी इंडियंस ने इसे रिजेक्ट किया था, ठीक है, ये भी लिख दो। लेकिन ये साथ में इसकी इम्पोर्टेंस भी है कि पहले से तो इंक्रीज़ हुई थी ना नंबर ऑफ़ वोटर्स, लेकिन इंडियन रिएक्शन जो है ना वो एक्चुअली होता है ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है। तो इंडियन रिएक्शन में जो है ना आपने ये जो 25% जो इंक्रीज़ हुई थी ना वोटर्स की नंबर, तो उसको आपने नेगेटिव वे में लिखना है, ठीक है, कि यानी कि फिर भी 75% ऑफ दी टोटल पॉपुलेशन जो है ना उसमें उसको जो है ना ये राइट नहीं मिला था कि वो अपने जो है ना जो लीडर है उसको एलेक्ट कर सके। तो जो इम्पोर्टेंस है ना उसमें आपने इसकी जो है ना वो लिख देनी है, क्या नाम है पॉजिटिव पॉइंट, कि 25% ही, लेकिन पहला जो रिफॉर्म आया था ना 1919 वाला, उससे तो ज़्यादा है, उससे जो उसमें जितनी थी ना वोटर्स की वो अमाउंट, ठीक है। तो इस जो एक्ट है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट में पिछले एक्ट से ज़्यादा ही उनकी अमाउंट है, ठीक है, नंबर ऑफ़ वोटर्स की, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस में आपने ये लिख देना है। तो इम्पोर्टेंस सभी स्टार्ट करते हैं, इंडियन इलेक्शन डन हो गया। इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो हमने ये लिखना है कि जो फेडरल और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो दिया था ना इंडियंस को, और जो इनमें
फर्दर जो इनमें जो काउंसल्स बने हुए थे, ठीक है, उनमें जो है मेंबरशिप इंडियंस की इंक्रीज़ की थी। इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि इन्होंने ग्रेटर पावर्स दी थी, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन दी थी इंडियंस को गवर्नमेंट में, और इनको जो है ना फिर गवर्नमेंट अफेयर्स वगैरह है ना उनमें जो है काम करने का ज़्यादा वो मतलब शेयर मिल गया। और साथ ही साथ ना ये ज़्यादा जो है ना ये फेडरल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और साथ ही जो काउंसिल्स हैं इनकी मेंबरशिप इंक्रीज़ करने का ये भी मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स हैं ना उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा था इंडियंस की तरफ से, ठीक है, उनको सेल्फ़ रूल देने के लिए, ठीक है। तो सेल्फ़ रूल वो नहीं दे सकते थे फ़िलहाल, तो ऑटोनॉमी जो है ना वो इंडियंस के लिए आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा करते जा रहे थे, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो इसमें। तो दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस एज इट बिकेम द बेसिस फॉर फ्यूचर नेगोशिएशंस दैट वुड पेव द वे फॉर द ब्रिटिश डिपार्चर इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात है इंडियंस को अगर ज़्यादा शेयर मिला गवर्नमेंट में, ठीक है, काउंसिल्स इंक्रीज़ वगैरह हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ फेडरल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई है, तो इस इंडियंस के ज़्यादा शेयर ने ज़ाहिर सी बात है जो उनकी मतलब इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट अफेयर्स वगैरह में, और जितना भी पॉलिटिकल इंडिया है ना उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर दी। और ज़ाहिर सी बात है उनकी जो है ना ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएशन डिस्कशंस वगैरह ज़्यादा कर दी। और जब ये सब कुछ हुआ ना तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना वो ब्रिटिशर्स आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा जो है ना कंसेशंस देते गए, इंडियंस को देते गए। और जैसे ही फिर लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई इंग्लैंड में, तो इनको जो है ना मिल गई इंडिपेंडेंस इंडियंस को, ठीक है। जैसे क्लेमेंट एटली की जो है ना गवर्नमेंट आई इंग्लैंड में, तो जो इंडियंस थे ना उनको फिर मिल गई इंडिपेंडेंस। ये है एक और इम्पोर्टेंस इसकी। और साथ ही साथ जो है ना 3 न्यू प्रोविंसेस जो है ना वो भी फॉर्म हुए थे, ठीक है, आउट ऑफ विच 2 और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, सो इट वाज गुड फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। 3 न्यू प्रोविंसेस मतलब ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, द मोर द प्रोविंसेस द मोर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, और ये कह लो। और जो है ये भी लिख दो कि 2 जो थे ना उनमें से वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, तो ये मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। साथ ही साथ जो वोटर्स थे ना उनकी जो नंबर है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मतलब है जो इंडियंस हैं उनकी जो पॉपुलेशन है, मतलब ग्रेटर पॉपुलेशन है इंडियंस की ना, उसको अलाउ कर दिया गया अपने जो मतलब है लीडर जो वो चाहते हैं कि जिनको वो फॉलो करें, और जो लीडर जो उन्हें लीड करे उनको जो है मतलब ये जो इंडियंस हैं उनको ये जो है ना अपने पसंद की जो लीडर्स हैं ना, भाई ये समझाने में मुश्किल हो रही है थोड़ी, ज़ुबान पे लफ्ज़ नहीं आ रहे मेरे। बस ये तो पता है, बस हमको पता है कि हमने इंडियन रिएक्शन है उसमें इस जो वोटर्स इंक्रीज़ हुए थे उसका नेगेटिव पॉइंट लिखना है कि 75% जो है ना वो फिर भी नहीं, उन्होंने जो वो फिर भी जो है ना उनको जो वोट का राइट है वो नहीं मिला था। लेकिन जो इम्पोर्टेंस है ना इस एक्ट की, उसमें हमने इसका पॉजिटिव पॉइंट लिख देना है कि पहले जो जितने वोटर्स थे ना, अमाउंट जो थी वोटर्स की, ठीक है, उससे इस एक्ट में जो है ना उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था, ठीक है। ज़्यादा फिर जो है ना वोटर्स हो गए थे, और ज़्यादा लोगों को ना अपने जो हैं फेवरेट जो लीडर है उसको इलेक्ट करने का चांस मिल गया था, ठीक है। तो ये कर लो सारा कुछ, शुक्र है कुछ आगे ज़ुबान पे समझा दिया मैंने। टॉपिक डन हो गया भाई हमारा, पढ़ लिया हमने सारा, बैकग्राउंड डिटेल्स इंडियन रिएक्शन इंपॉर्टेंस सब पढ़ ली। अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले 4 मार्क वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देख लीजिए यहाँ से सब, इसको रीड कर लो आहिस्ता आहिस्ता, मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप पॉज कर लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ रहा है 7 मार्क का, व्हाई वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सो इम्पोर्टेंट टू द फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने ना ये भी पढ़ लिया करो। और साथ ही जो आखिरी पॉइंट है ना ये मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। इस जो टॉपिक मैंने पीछे पढ़ा है तो इसको भी पढ़ लो ज़रा, ये वाला जो भी नज़र आ रहा है आपको ग्रीन कलर में हाईलाइट हुआ हुआ। एक और 7 मार्क वाला आ रहा है, व्हाई डिड इंडियंस रिजेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, व्हाई वाज देयर सो मच अपोजिशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये इन 2 जो मोड्स हैं ना इनमें ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आंसर एक ही होता है, इनके बस मोड्स चेंज होते हैं।
ये वही है 7 मार्क वाला क्वेश्चन, 2 पैराग्राफ्स उसके पीछे थे, एक ही हो गया। एक और आ रहा है 14 मार्क वाला, ठीक है। ये कंपैरिजन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट वाज द, यार ये दी है क्या द है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैंने जो पढ़ा है वो मैंने हमेशा से दी पढ़ा है, इसे THE दी। तो जितने भी मेरे क्लास फेलोज़ हैं वो सारे दा पढ़ते हैं, मुझे समझ नहीं है, करनी पड़ेगी इस पर भी रिसर्च, ये है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग, हम दी पढ़ते हैं फ़िलहाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट, हम क्यों अंग्रेज़ बन रहे हैं भाई, इन द डेवलपमेंट ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट, ठीक है। तो हाँ, ये याद आ गया, ये जो पाकिस्तान मूवमेंट वाला क्वेश्चन है ना, ये अभी मैं आपको आगे भी जितने टॉपिक्स पढ़ाऊँगा ना उसमें आप देख लेना। तो और पीछे भी मैंने जितने पढ़ाए हैं उनमें जो है ना, ये जो पाकिस्तान मूवमेंट वाला क्वेश्चन है ना, ये 14 मार्क का, ये हर टॉपिक में है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान मूवमेंट के जो है ना वो एस्पेक्ट से। तो इसमें जो है ना आपने कंक्लूजन इसकी अच्छी वाली याद कर लेनी है, ठीक है, कि पाकिस्तान मूवमेंट के जो एस्पेक्ट है ना उसमें जितने भी, मतलब जितने भी ये सारे जो सेक्शन 2 के टॉपिक्स है ना, जितने भी हैं सेक्शन 2 के टॉपिक्स, उन सब को जो है ना कंपेयर करके आपने जो है ना एक दफ़ा अपने जहन में ये बिठा लेना है कि ज़्यादा जो है ना किसने कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। ये 14 पॉइंट्स हैं जिना के उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था या किसने, तो उसकी कंक्लूजन्स ही आपने बना लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा है और कभी कभार कंपलसरी भी आ जाता है ये 10 मार्क वाला, ठीक है। तो जो दिया हुआ है हमने किस किस को कंपेयर करना है, 14 मार्क्स ऑफ कायदा मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि इन्होंने वो बस वीडियो है मेरी देख लीजिएगा, लंबी लग जाएगी वरना अगर समझाने लग गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसको कंपेयर करना, और साइमन कमीशन है 14 मार्क वाले से कंपेयर करना है। ये स्टार्ट हो जाइए रीडिंग करना। बाकी इधर से कंटिन्यू हो रहा है। हाँ ये है कि the vital role of these points can be judged by the fact that these points were presented in the round table conference of 1930। ये 14 पॉइंट्स से कहा था मोहम्मद अली जिन्ना के। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी ना, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, इसमें ये इंट्रोड्यूस हुए थे। इंट्रोड्यूस ये हुए थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है, मुस्लिम्स से को पहले ही इंट्रोड्यूस हो गए थे मार्च, मेरे ख्याल से 1929 के मार्च में। एक और आ गया 14 मार्क वाला, वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ जिनास 14 पॉइंट्स इन 1929 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द development of the Pakistan movement between 1928 and 1935, give reasons for why you might agree or disagree। ये भी एक 14 मार्क वाला है, इसको भी रीड कर लो। ये जो मैंने हाईलाइट किया मैंने, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको पढ़ लो ज़रा। बाय आस्किंग फॉर सो मैनी पॉलिटिकल सेफगार्ड्स फॉर मुस्लिम्स इट बिकेम अपेरेंट दैट, किधर गया भाई नज़र नहीं आ रहा, इट बिकेम अपेरेंट दैट मुस्लिम लीग वॉज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये अच्छा पॉइंट है, इसको इंक्लूड करना। अच्छा ये वही वाइट पेपर है। तो भाई यहाँ पर भी हमारा जो है ना टॉपिक डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना टॉपिक वो है 1937 के जो इलेक्शन हैं वो, और इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल। इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल 1937 के इलेक्शंस के बाद 1939 वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट तक रहा था। तो 1937 इलेक्शंस और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल, ये जो मेरे नोट्स हैं उनमें अलग टॉपिक है, लेकिन हमने एक साथ पढ़ने उनको कल, ठीक है, इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो इसी पे आने वाली है। तो सेक्शन 2 भी हमारा जो है ना वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से 70% हो गया है। 70% हो गया है। सेक्शन 2 भी हमारा इंशाल्लाह ये ख़त्म होने वाला है। इसके बाद सेक्शन 3 हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। और कुछ कमेंट्स आए थे कि वो जो आपने खिलाफत मूवमेंट वाली वीडियो है वो एक्सप्लेन की है, उसमें कुछ समझ नहीं आया, ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन नहीं हुई। तो सोच रहा हूँ कि फिर से उस पर वीडियो मैं बना लूँ, ठीक है। तो वो सही है, उसको भी कर लेंगे। और उसके बाद जो मुग़ल्स हमने छोड़े थे ना स्टार्टिंग में, और ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, तो फिर उसको स्टार्ट करेंगे। फिर पाक स्टडीज़ डन, फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे हम करेंगे जंप। ख़ास तौर पे इस्लामिया टीच करने में ना यार मुझे बड़ी वो हो रही है, उसे क्या कहते हैं, एक्साइटेड हूँ मैं।
जो है ना क्यूरियस व्यू साथ ही साथ कि जो है ना मतलब है कितना अच्छे उस पर वो आएगा, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इस्लामियत वाली वीडियोस पे। इस्लामियत में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ भी बड़ा ज़बरदस्त। तो चलो वो उस वक्त देखी जाएगी। अभी ये हो गया, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली है, इलेक्शंस पे और इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल पे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन है नीचे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है वो, उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा।